होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन नियमों को देखते हैं जिनका एटम पालन करता है और ब्रह्मांड की हर चीजों को बनाता है। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। पहले नियम है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इनके अंदर में 2 4 5 लॉज आते हैं। उन लॉज को एटम बहुत अच्छा से पालन करता है। मतलब समझो इस चैप्टर में आपको वो सारे चीज सीखने को मिलेगा, वो सारे नियम जानने को मिलेगा जिससे इस पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला एक लॉ आया था 1773 में। अब इस डेट को लेके बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारे बुक्स में कहीं तो 1743 लिखा हुआ है। तो 1743 में तो आई थिंक लवोसियर का जन्म हुआ था, तो उस साल में वो कैसे ये नियम को दे सकते हैं। तो चलो 1773 मैंने बहुत जगह रिफर किया तो ये मुझे डेट मिला, दैट इज मान सकते हो, इट्स ओके। तो 1773 में एक नियम आया जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये नियम दिया गया था, पहचानते हैं इनको आप लोग? कोई कौन है ये? एंटोनी लवोसियर। His name is Anthony Lavoisier. एंटोनी लवोसियर ने 1773 में एक नियम दिया, जो नियम बोलता है कि दुनिया में किसी भी प्रकार का बदलाव जो होगा, दुनिया में किसी भी प्रकार का जो बदलाव होगा या बोलो कोई चेंज होगा, तो उसमें मास में कोई चेंज नहीं आएगी। ओके, तो नॉर्मली आप लोग चेंज पढ़े हो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज में मास में कोई बदलाव नहीं आएगा। बोलने का मतलब ये है कि एक रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सिंपल नियम है ये, आप लोग जूनियर क्लास में भी पढ़ लेते हो। ओके, अब रिएक्टेंट का तो मतलब आप लोगों को मालूम ही होगा। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? जो चीज बाद में बनती है, जो रिएक्ट होता है सर। या चलो मैं बोल रहा हूँ जो बताना, कि जो चीज बाद में बनती है कि जिसको पहले लेते हैं। इसको पहले लेते हैं जिसको पहले लेते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जिसको पहले लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने हाइड्रोजन लिया, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैसियस लिया और क्लोरीन गैसियस लिया, ठीक है ना, दोनों आपस में रिएक्ट करती है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैसियस बनता है। चलो आप सब तो इतना जानते ही हो, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है? 1U। पढ़े हो ना जूनियर क्लास में, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1U होता है। तो हाइड्रोजन गैस कितना हो गया? 2U। कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन के एक एटम का मास कितना होता है? इतना आपको मालूम होगा, कितना होता है? 35.5 35.5 U into 2। ओके, अब ये जो बना है प्रोडक्ट, देखते हैं ये कितना बना है। 1 + 35.5 U। तो इधर देख रहे हो तो बेटा ऐड करने पे कितना आ रहा है? 35.5 U into 2 71 और 2 73 U। प्रोडक्ट कितनी बनी है बच्चों देख लो तो, आई थिंक इतनी ही आ रही है। 35.5 + 1 36.5 into 2 36 36 72 हो गया, 0.5 1 हो गया 73। तो क्या रिएक्टेंट का मास
और प्रोडक्ट का मास बराबर है कि नहीं है? यस सर। तो इस लॉ को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जहां पे मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इस नियम को इस तरह भी बोल सकते हो आप, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना अमाउंट ऑफ मैटर पहले लेते हो बाद में भी उतना ही अमाउंट ऑफ मैटर बनता है। ओके, वेरी सिंपल लॉ। बट हाँ, ये जान लो कि ये जो लॉ को मैंने लिखा है इसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया है। एक्चुअली लवोसियर ने जब ये नियम दिया था तो उसने डायरेक्ट वर्ड में यही बोला था, इन एनी चेंज, इन एनी चेंज, किसी भी चेंज में। बट ये सही नहीं है। बाद में आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया, दिस लॉ इज नॉट वैलिड in case of nuclear reaction। ये दिमाग में रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किन रिएक्शंस में वैलिड नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ये वैलिड नहीं होती। अब आपने आइंस्टाइन का ये फेमस इक्वेशन सुना है ना बेटा, E इज इक्वल टू mc², पढ़े हो? सर 10th क्लास में ही पढ़े हो कि एनर्जी और मास आपस में कन्वर्ट कर सकती है। तो जो मास एनर्जी बन गया ऑब्वियसली तो वो रहेगा नहीं प्रोडक्ट में, वो तो एनर्जी बन के एस्केप हो गया होगा। तो आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज में वैलिड है, बट न्यूक्लियर चेंज में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, गॉट इट? अभी कौन बच्चा ज्वाइन किया है? 18वां बच्चा अधीर सर। अधीर सर, अभी कौन सा बच्चा ज्वाइन किया, नाम बताइएगा जरा उसका मुझे। एक स्टूडेंट अभी ज्वाइन की हो, जस्ट मुझे अपना नाम बता सकते हो प्लीज? एक बच्चा जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आप अपना नाम बता सकते हो प्लीज? आई रिक्वेस्ट कि प्लीज लेट मत करो, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम से मैं मीटिंग ब्लॉक कर दूंगा। 2:05 सॉरी 3:35 के बाद क्लास में किसी को अलाउड नहीं होगा। प्लीज, ये काइंड रिक्वेस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग के चीज छूट जाएंगे तो आपको नहीं समझ आएगा बेटा। देखो, यू आर नॉट इन अ प्लेफुल मूड। आप इंडिया का टॉप लेवल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ पर, दैट इज IIT या कोई टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको जाना है, तो उसके लिए ये नेग्लिजेंसी नहीं चलेगी। 10 मिनट लेट आना, 5 मिनट पहले क्लास से निकल जाना, ओके? आई होप नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो आइंस्टाइन ने ये बोला कि ये लॉ वैलिड नहीं होगी इन केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, चलिए। देखो, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे बताना कि क्या इस क्वेश्चन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। देखो, कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो आपको जो इक्वेशन लिखनी है उसको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। क्या बोला गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन कर रही है, इतना ग्राम हाइड्रोजन है, इतना ग्राम ऑक्सीजन है, इतना ग्राम वाटर बन रहा है। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है? देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बनता है वाटर। बच्चों, हमेशा दिमाग में रखना, आप सभी को मालूम है कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन इज मस्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि जितने एटम्स आपने पहले लिए थे बाद में भी उतने ही एटम्स रहेंगे उस एलिमेंट के, तो आपको इक्वेशन बैलेंस करना मस्ट होता है। तो इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो कुछ इस प्रकार ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बैलेंसिंग सबको आता है, सपोज, कोई दिक्कत नहीं। देख लो, हाइड्रोजन दिया हुआ 4 ग्राम, ऑक्सीजन दी गई है 32 ग्राम, वाटर दिया 36 ग्राम। कोई शक
बिल्कुल नहीं, रिएक्टेंट सब मिला के आपकी 36 आ रही है, प्रोडक्ट भी आपकी 36 है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस लॉ इज वैलिड, यहाँ पे ये लॉ वैलिड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व करेगा और मुझे बताएगा कि ये नियम क्या वैलिड है इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताना। इस क्वेश्चन में क्या ये नियम वैलिड है? देखो क्या क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन देखते हैं इस क्वेश्चन में। 1.7 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है, ओके, और 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, ठीक है। 0.58 ग्राम सोडियम क्लोराइड ली गई है, वो भी 100 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया हुआ है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ली गई है। और फिर रिएक्शन होता है, चलो रिएक्शन को देखते हैं, आप सभी तो जानते ही हो इस रिएक्शन के बारे में। मान लो मैं लेता हूँ सिल्वर नाइट्रेट, ओके, और मैं लेता हूँ सोडियम क्लोराइड। जल्दी से मुझे बताना तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, और एक्वस है दोनों, पानी में बनाए तो ये ध्यान में रखना है, एक्वस, पानी में डिसॉल्व किए हो तो एक्वस। जल्दी बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? AgCl plus NaNO3। बहुत अच्छा। अच्छा बेटा ये कौन सी रिएक्शन है जरा बताना तो, कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन है आपने पढ़ा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत अच्छा, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक प्रेसिपिटेट बनता है, कौन सा प्रेसिपिटेट रहता है बता सकते हो? NaNO3। AgCl। AgCl। AgCl व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। चलिए अब क्या दिया हुआ है कि ये वाला भैया 1.7 ग्राम है, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट, और आपका 0.58 ग्राम है सोडियम क्लोराइड। अब देखो 1.7 100 ग्राम पानी में मिलाया हुआ है, ये 0.5 भी 100 ग्राम पानी में मिलाया हुआ है, तो चलो पानी में ले लेता हूँ 200 ग्राम, 100 200 ग्राम, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं। चलिए अब प्रोडक्ट कितना बन रहा है? AgCl बन रहा है 1.435 ग्राम, ठीक है। NaNO3 बन रहा है 0.85 ग्राम। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जो पानी था वो बाद में भी रहेगा, पानी तो कहीं चला नहीं जाएगा, वो 200 ग्राम पानी भी रहेगी। तो क्या हो रहा है, ऐड करने पे सेम आएगा क्या? देखो तो बेटा, क्या ऐड करने पे सेम आ रहा है? देखिए कितना आ रहा है ये रिएक्टेंट ऐड करने पे, मास ऑफ रिएक्टेंट एडिशन आता है ना सबको, ऐड करना सर सेम आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 202.285। 285 आ रहा है, 585। इज इक्वल टू 202.585। देखो जो बच्चे अलर्ट रहेंगे वो आंसर तो देंगे ही। आई रिक्वेस्ट कि आपके हाथ में पेन और कॉपी रहनी चाहिए। हम लोगों ने आपको सुविधा दिया है कि नोट्स आपको मिल जाते हैं, ओके, वो सारे डिजिटल पैटर्न आ गया तो हम लोग नोट्स तो दे ही दे रहे हैं आपको, बट आप लोग कोशिश करना कि साथ में भी बनाने का, ओके, पढ़ाई के दौरान हाथ में पेंसिल कॉपी रहना चाहिए। चलो आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। आप इनको पहचानते हैं, कौन है ये? एनीबॉडी, इनका नाम क्या है? नहीं मालूम? जोसेफ, क्या याद आ रहा है कुछ? लाबोरियस। भूल गए? जोसेफ प्रूस्ट। हाँ, जूनियर क्लास में पढ़े हुए हो बच्चों, ऐसे भूलोगे चलेगा। 1797 में लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आई। अब ये लॉ बोलता क्या है, इसके स्टेटमेंट को अभी फिलहाल छोड़ो, पहले समझ लो ये नियम क्या बोलता है। एक एग्जांपल से मान लो मैंने लिया पानी, ठीक है ना, पानी का फॉर्मूला H2O होता है। अब पानी में कहां कहां से ले सकता हूं? मैं रेन वाटर कलेक्ट कर सकता हूं, ओके, मैं चाहूंगा पानी को कुआं से ले सकता हूं,
मैं चाहूंगा पानी को लैब में प्रिपेयर कर सकता हूँ, है ना, लैब में प्रिपेयर कर सकता हूँ। ओके, अब सुनना ध्यान से, ये फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप पानी को कहां से लाते हो, पानी को कौन से सोर्स से ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट पानी में ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है मास के मुताबिक, वो हमेशा सेम रहेगा। बोलने का मतलब, हाइड्रोजन की मास कितनी है, जल्दी बताना। 2U है, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 2U। ऑक्सीजन की कितनी मास है, 16U। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो देखें तो कितना है, 1:8, है ना? Yes, sir. तो Yes, sir. मतलब वाटर में कहीं से लाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाटर का फॉर्मूला तो हमेशा H2O रहेगा, और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास रेशियो रहेगी वो 1:8 के हिसाब से ही कंबाइन करेगा। मैं इंडिया में पानी पीऊं या बिस्लेरी वाला पानी पीऊं, या विराट कोहली 700 रुपया लीटर वाला पानी पीता है, तो मुझे एक बात बताना, क्या विराट कोहली जो पानी पीता है उसका फॉर्मूला कुछ और होगा क्या? No, No, sir. sir. बिल्कुल नहीं। बेटा पानी को गर्म करके पी लो, सब पानी पानी होता है। ओके, फर्क यही होता है कि उसका पानी में थोड़ा इम्प्योरिटी कम होगा, हम लोग का पानी में इम्प्योरिटी ज्यादा होगा, बट वो मतलब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एक केमिकल कंपाउंड का। तो केमिकल कंपाउंड में मास और का जो रेशियो होता है डिफरेंट एटम्स का, वो हमेशा सेम है। ओके, तो देखो ये लॉ क्या बोलता है, ये फर्क नहीं पड़ता है कि एक केमिकल कंपाउंड आप किस जगह से लाते हो, बट ये हमेशा एक सच्चाई रहेगा कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो वेट के मुताबिक सेम प्रोपोर्शन में रहेगा। ओके, समझ गए, सिंपल सा नियम है। हाँ, ये भी लॉ हर जगह वैलिड नहीं है। यदि आप दिमाग में आइसोटोप्स को ले आते हो, ध्यान से देना, इफ आइसोटोप्स is taken into consideration, तो ये नियम नॉट वैलिड। अच्छा, आइसोटोप किसको बोलते हैं, कौन मुझे बताएगा? जिसमें सेम An element having different mass numbers, but atoms same of atomic same mass. element having same different, atomic number and different mass number. वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो, मैं मानो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ठीक है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया जिसमें ऑक्सीजन जो है वो 16U वाला है। ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक मतलब 2 क्या 3 होती है, 16, 17, 18 होती है। मान लो मैंने एक ऑक्सीजन लिया जिसका 16U मास है, दूसरा ऑक्सीजन लिया जो 18U मास है जिसका। ओके, ऑक्सीजन 2 प्रकार की आती है, एक आती है तुम्हारा 816, दूसरा 817 भी होती है, 818 भी होती है। ओके, तो देखो इसमें हम लोग यदि मास रेशियो देखें तो 12:32 होगा, और इसमें मास रेशियो देखें तो 12:36 होगा। तो मुझे एक बात बताना, यदि मैं इसका सिंपल फॉर्म लेता भी हूँ, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, तो सिंपल रेशियो जो एलिमेंट्स के बीच में है, क्या वो सेम है? No, sir. तो यदि आप अपने कंसिडरेशन में आइसोटोप्स को ले लेते हो, तो आपका ये जो सब प्राउस्ट सर का नियम है वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन को कौन बनाएगा? व्हाट इज द थ्योरेटिकल कंपोजिशन ऑफ क्रायोलाइट? एक मिनरल होती है एल्युमिनियम की, ओके, जिसका फॉर्मूला होता है
Na3 AlF6। ओके, तो ये एक कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड मैं कहीं से भी लाऊं, इसमें जो सोडियम का परसेंट होगा वो तो हमेशा सेम ही ना होगा। ये वाला कंपाउंड मैं कहीं से लाऊं, सोडियम का जो परसेंट होगा वो हमेशा सेम होगा, क्योंकि जोसेफ प्राउस सर का नियम बोल रहा है कि एक कंपाउंड कहीं से भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंट सेम रहेगी। कौन बच्चा मुझे सॉल्व करके ये बता सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? चलो मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ। जल्दी से, सोडियम की परसेंटेज कितनी होगी इस कंपाउंड में? जल्दी से फटाफट। आपको परसेंट निकालने आता है ना बेटा, कि कोई भी एलिमेंट कितना परसेंट है एक कंपाउंड में, आराम से निकाल सकते हो। जैसे परसेंट आपको मैं सोडियम निकालने बोल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है और उसमें सोडियम कितना है वो निकालना है। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कोई निकाल सकता है क्या? सोडियम की कितनी होती है? 23 होती है ना? Sir, 23. 23 इंटू 3। अल्युमिनियम का आपने जूनियर क्लास में पढ़ा है बेटा, अल्युमिनियम 27 होता है, याद है कि नहीं, भूल गए? चलिए, फ्लोरीन का कितना होता है? नहीं मालूम? 19 होता है। 9 इंटू 6। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एटॉमिक मास नहीं मालूम है कि आप लोगों को लगभग 20 तक के एलिमेंट का मालूम है कि नहीं? बताइए ना, तब ना बताएंगे मालूम है कि नहीं है। यस सर, बस रिवाइज करना होगा थोड़ा। अच्छा चलिए, मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ पहले। चलो वो ट्रिक मैं बता देता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक है कि कैसे याद करते हैं, देखना ध्यान से। अच्छा एटॉमिक नंबर तो याद है 30 तक, याद होगा ना एटॉमिक नंबर 20? यस सर। चलो Yes, sir. अब देखो क्या होता है, इवन एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है, ओके, मतलब जेड, तो उसका जो मास नंबर होगा दैट इज विल बी इक्वल टू ट्वाइस जेड। ओके, दुगना होगा एटॉमिक नंबर का। बस 2 एक्सेप्शन है। एक बेरिलियम 49 होता है, ये एक एक्सेप्शन है, एंड एक आर्गन 1840 होती है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, चलो मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, तो मास नंबर कितना होगा? 4, ठीक है ना? अब देखो कार्बन, कार्बन का 6 होता है, तो मास नंबर कितना होगा? 12। ऑक्सीजन का 8 होता है, मास नंबर कितना होगा? 16। नियॉन का 10 होता है, 20. ठीक है? मैग्नीशियम का 12 होता है, 24. सिलिकॉन का 14 होता है, 28। सल्फर का 16 होता है, 32। 32। आर्गन के केस में वैलिड नहीं है। कैल्शियम के केस में 20 होता है, 40। 40, ठीक है ना? ये मतलब लाइट एलिमेंट के केस में ये नियम बहुत अच्छा है, चलता है। ऑड एटॉमिक नंबर, अब इसको लिख लेना क्योंकि मैं ये एक्स्ट्रा स्क्रीन लिया हूं तो ये आपके नोट्स में नहीं जाएगा, ठीक है ना? बस लिखना क्या है ये तो आपको याद रहेगा। ऑड एटॉमिक नंबर मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ऑड है उसका मास नंबर 2Z+1 होता है, ठीक है ना? इसमें भी एक्सेप्शन है।
एक नाइट्रोजन जिसका 7 एटॉमिक नंबर है बट देखो 14 होती है इसका मास नंबर, एंड हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है तो मास नंबर भी 1। ओके, बाकी सब आप चेक कर लो, जैसे कि लिथियम 3 है तो मास नंबर 7, ठीक है ना। ओके, बोरोन 5 है तो 11, नाइट्रोजन तो एक्सेप्शन है। फ्लोरीन 9 है तो कितना होगा? 19, ठीक है ना। सोडियम 11 है तो 23, ठीक है ना। अल्मोनियम 13 होती है तो कितना होगा? 27, ठीक है ना। फास्फोरस 15 है तो 31, ओके। पोटासियम 19 है तो 39, ठीक है ना, 39 होगा। एक क्लोरीन का तो समझते हो एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं तो 35.5 लेते हैं। ओके, तो याद रखना इसको। चलिए, परसेंट सोडियम इसको ऐड करेगा तो आएगा आपके पास 210। ओके, परसेंट सोडियम कितना निकलेगा आपका? सोडियम है 23, 3 या 69, 69 डिवाइडेड बाय 210 इंटू 100, तो रफली 69 को 70 मान सकते हो, 73 या 210 तो 33% के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप बनाओ। अब कंपोजिशन ऑफ अल्युमिनियम इज अल्युमिनियम ऑक्साइड, जल्दी से आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो अल्युमिनियम ऑक्साइड का पहले निकाल लेना मॉलिक्यूलर मास, कितना आ जाएगा? जल्दी कौन बताता मुझे सबसे पहले? so 102, वेरी गुड, so 102, ठीक है ना। 27 टू 54 और ये 48, 48 टू 50, 50 50 100 102, ठीक है ना। परसेंट अल्युमिनियम, अल्युमिनियम 54 है डिवाइडेड बाय 102 इंटू 100, सॉल्व कर सकते हो। जो काय के एग्जाम में जो भी ऑप्शन रहेगा ना, देखो ऑप्शन कैसा रहेगा आपका मैं बता देता हूँ। मान लो ऑप्शन आपका रहेगा 80%, ओके। मान लो ऑप्शन आपका रहेगा 65%, मान लो ऑप्शन आपका रहेगा 55%, मान लो ऑप्शन आपका रहेगा 90%। मान लो मैं करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया हूँ, तो आपका आंसर किसके so आसपास रहना चाहिए? 55, मुझे एक बार 55 के आसपास, 55 के आसपास, ओके 55 के आसपास। क्या ये 50 डिवाइडेड बाय 100 मान सकते हो, है कि नहीं? तो ये दिमाग में लगाना, मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख रहा हूँ। तो एग्जाम में थोड़ा आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन करना है, समझे बात को। करेक्ट आंसर पास थोड़े ही पहुंचना है आपका। एग्जाम में थोड़े ही आपका बेटा वो चेक कर रहा है कि एक सेकंड रुक जाना, ये आपके एग्जाम में वो थोड़े ही चेक कर रहा है कि मतलब बच्चा को मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ रहा है कि नहीं। वो तो केमिस्ट्री का फंडा देखना चाहता है कि क्लियर है कि। ओके, तो आंसर अप्रोक्सीमेशन करके आप पहुंच जाओगे, क्योंकि जो ABCD ऑप्शन रहेगा काफी डिफरेंस रहते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ दिया गया था, इसको सब पहचानता होगा, बताओ नाम जल्दी से। बेटा इसको नहीं पहचानते हो ना तो बहुत गलत बात। नहीं, Dalton. जॉन Yes, डाल्टन, he is John Dalton. जॉन डाल्टन इनका नाम है। ओके, अब जॉन डाल्टन ने जो नियम दिया था दैट इज नोन एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब इस नियम को पढ़ोगे तो दिमाग पागल हो जाएगा। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, तो फिर ये नियम बहुत आराम से समझ आ जाती है। नहीं तो इसका स्टेटमेंट इतना टफ है कि समझने में हालत खराब हो जाता है। चलिए देखते हैं। अच्छा मुझे बताना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वाटर भी बनाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनाता है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके,
तो मुझे एक बात बताना, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, वाटर में, ओके, और हाइड्रोजन परऑक्साइड में। हाइड्रोजन का मास वाटर में कितना है? 2u। हाइड्रोजन परऑक्साइड में कितना है? 2u। ऑक्सीजन का मास वाटर में कितना है? 16u। और ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन परऑक्साइड में 32u। अब ये चीज देखना आप लोग, ये लॉ क्या बोलता है, आप सुनना ध्यान से। यदि दो एलिमेंट, ठीक है ना, यदि दो एलिमेंट, देखो, यदि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है, तो मतलब दो प्रोडक्ट बना रहा है ना, तो यदि किसी एक का मास दोनों में सेम है, तो जो दूसरा एलिमेंट होता है वो आपस में ही एक रेशियो में होती है कि नहीं? ऑक्सीजन आपस में ही एक रेशियो में है कि नहीं? सिंपल रेशियो में 1:2 में। तो ये लॉ क्या बोल रहा है, समझ लो बहुत सिंपल में। दो एलिमेंट जब कंबाइन करके, ओके, मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक का मास यदि फिक्स्ड कर दो, एक का मास यदि दोनों में फिक्स्ड है, एक एलिमेंट का मास, तो अदर एलिमेंट जो रहता है वो खुद में ही एक स्मॉल रेशियो में रहता है। देखो ऑक्सीजन आपस में ही एक स्मॉल रेशियो में। एक और एग्जांपल दूंगा तो ये नियम और अच्छा से समझ आ जाएगा आपको। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म 5 डिफरेंट प्रोडक्ट। दो एलिमेंट है, ओके, सॉरी ये ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके 5 से ज्यादा टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो क्या क्या बनता है, N2O बनता है, NO बनता है, N2O3 बनती है, N2O4 बनता है, N2O5 बनती है। तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है। तो मान लो एक का मास मैंने फिक्स कर दिया, मान लो नाइट्रोजन का मास N2 है तो 28 ग्राम होगा। यदि एक 14 मान रहा हूं तो दो 28 हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही है, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं 2 मॉलिक्यूल मान लेता हूँ, तो ये भी नाइट्रोजन 28 ग्राम हो गए। इसमें भी नाइट्रोजन कितना ग्राम है? 28 ग्राम। 28। इसमें भी 28 ग्राम है, इसमें भी 28 ग्राम, ठीक है ना। अच्छा पहला में ऑक्सीजन का कितना मास है बताना तो मुझे। 16u। दूसरा में 32। तीसरा में 48। 16 या 48। चौथा में 16 4 जा 64। 64। 5 जा 80। तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है और एक का मास सब में फिक्स है। तो यहाँ पे देखो क्या ऑक्सीजन अपने में ही एक रेशियो में है कि नहीं। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। तो ऑक्सीजन आपस में किस रेशियो में है? 1:2, 3:4, 5 के रेशियो। समझ आ गई ये नियम? कोई दिक्कत? No sir. सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बट हाँ स्टेटमेंट बहुत टेढ़ा है, पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। बट हाँ इसके वर्ड्स पकड़ लो, इंपॉर्टेंट। दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे एक दूसरे से, मोर देन वन कंपाउंड बनाएंगे, एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे,
तो यदि एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड कर दो तो दूसरा जो है वो अपने ही में एक स्मॉल नंबर रेशियो में रहेगा। सिंपल सा, ठीक है। ये लुसाक लॉ, ये लॉ से थोड़ा सा आपके चीजें टफ होते चलेंगे, यहाँ से थोड़े न्यूमेरिकल आएंगे, आपकी मैथमेटिकल स्किल थोड़ी चेक होगी। आप इनका नाम जानते हो क्या बेटा? नहीं, इनका नाम है गे लुसाक। इज द साइंटिस्ट हुज नेम इज गे लुसाक। ओके, इन्होंने 1808 में 1808 में एक लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ बोलता क्या है? जब भी गैसेस कंबाइन करेंगे, ओके, जब भी गैसेस कंबाइन करेंगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करती है। ओके, हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर और प्रेशर को आपको कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर प्रेशर में कोई चेंज नहीं लानी है। ओके, ये लुसाक लॉ बोलता है कि गैसेस जब भी आपस में कंबाइन करेगी वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करेगी। ओके, और जो प्रोडक्ट भी बनेगा ना वो भी एक पर्टिकुलर रेशियो में ही बनेगा। जैसे कि देख लो, सिंपल सा एक बता दूं, मान लो H2 और Cl2। हाँ, ये ध्यान देना कि गैसियस होनी चाहिए। ये लॉ सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होती है। ओके, बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस। अच्छा बच्चों देखो, इसका बैलेंसिंग में आगे में 1 है, इसका भी बैलेंसिंग में आगे में 1 है, उसका आगे में 2 है, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताना, यदि मैं इसका एक वॉल्यूम लेता हूं तो ये क्लोरीन भी किस रेशियो में कंबाइन कर रहा है? 1 वॉल्यूम। और HCl कितना बन रहा है? 2 वॉल्यूम। 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये रेशियो 1:1 में कंबाइन कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रही है 2 वॉल्यूम बोल सकते हैं। सिंपल सा बात। एक और एग्जांपल देख लो, थोड़ा अच्छे से आइडिया क्लियर होगा। नाइट्रोजन गैसियस है, हाइड्रोजन गैसियस है, आपस में कंबाइन करके क्या बनता है बोल तो? नाइट्रोजन NH3। अमोनिया। अमोनिया। बैलेंस करके कौन मुझे बताएगा जल्दी से? N2 plus 3H2 gives 2NH3। वेरी गुड। तो मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना, कि यदि मैं नाइट्रोजन का 1 लीटर लेता हूं तो हाइड्रोजन का कितना लीटर चाहिए? 3। 3 लीटर चाहिए। और अमोनिया का कितना लीटर बनेगा? 2। ठीक है ना? 2। अच्छा चलो मैं एक चीज बताता हूँ, मैं मान लो नाइट्रोजन का 10 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल जरूरत पड़ेंगे? 30। 30। और अमोनिया कितने बनेंगे? 20। 20। ठीक है। मान लो मैं नाइट्रोजन का 1 मोल लिया, मोल तो आप लोग पढ़े हो ना थोड़ा मोड़ा, मोल कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 So 6.022 into 10 to the power 23. 1 मोल नाइट्रोजन लिया तो हाइड्रोजन कितना मोल लगेगा? 3 moles। अमोनिया कितना मोल बनेगा? 2 moles। So अब बच्चों देखो, एक चीज आपको ध्यान देना, ये लुसाक लॉ में आप लीटर, मॉलिक्यूल्स, मोल, इन सब का रेशियो निकाल सकते हो। बट आप ये मत बोल देना कि नाइट्रोजन का यदि मैं 1 ग्राम लेता हूं तो हाइड्रोजन का 3 ग्राम लगेगा, नहीं, और अमोनिया का 2 ग्राम बनेगा, नहीं, ये नहीं बोल सकते हो, ठीक है? नहीं, दिस इज रॉन्ग। ये लुसाक लॉ में मास की रेशियो को रिलेट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये जब मोल पढ़ोगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ओके, दिमाग में रखिएगा, गे लुसाक लॉ में मास को रिलेट
नहीं कर सकते हो। लीटर लीटर आपसे एग्जाम में पूछा कि 5 लीटर नाइट्रोजन लिया, अमोनिया कितना लीटर बना, ये बता सकते हो। मॉलिक्यूल्स बता सकते हो, मोल बता सकते हो, पर मास नहीं, ऐसे नहीं। मास से रिलेटेड कहानी बाद में समझोगे आप। चलिए ओके, तो ये दिमाग में रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज, दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर गैसियस वॉल्यूम। ठीक है ना, गैस के वॉल्यूम के लिए ही वैलिड है। ओके, सॉलिड और लिक्विड यदि आ जाता है प्रोडक्ट में तो उनके वॉल्यूम को आप जीरो मान लेना। ठीक है ना, उनके वैल्यू को जीरो मान लिया जाता है। ओके, गॉट इट। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में और, रिलेट्स वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स और मोल्स, बट नॉट मास। ठीक है ना, मास की रिलेशन नहीं रहेगी। समझिए बच्चे। चलिए आप चलो क्वेश्चन बनाते हैं इससे, देखते हैं इस क्वेश्चन में कौन सबसे पहले कौन बच्चा सॉल्व करता है। ओके, बेटा आपका माइक ऑन है, किसी का प्लीज माइक बंद कीजिए। आराम में रहता है, अकेले तो आराम में दिन भर करते हैं। प्रियांशु अपना माइक को बंद कीजिए प्लीज। यहाँ पर तो सिर्फ इस तरह हुक्म हुक्म में बनाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको बड़ी प्रियांशु श्रीवास्तव माइक को बंद कीजिए प्लीज। ये होगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, कौन बता रहा है? सी होगा। बी। प्रियांशु एक सेकंड बच्चे रुकना थोड़ा सा। प्रियांशु माइक को बंद कीजिए थोड़ा सा प्लीज। तो स्टूडेंट्स बोल रहे बहुत बच्चे कि इसका आंसर होगा बी, बट फर्स्ट ऑप्शन। किसी ने ए ऑप्शन दिया। आई थिंक ए इज द राइट ऑप्शन। वेरी गुड। आवाज आ रहा है, एक सेकंड होल्ड करना थोड़ा सा, मैं कॉल कर रहा हूँ। कोई काम का नहीं, एक सेकंड होल्ड करना प्लीज आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। Now it's okay. चलो, what volume of oxygen is required to completely burn 200 ml of acetylene? Okay. Got it. अच्छा, आपको मालूम है कि इक्वेशन बनाने से पहले बच्चे एक सेकंड वेट करना थोड़ा सा। दोनों ठीक है ना, ये है ना। अधीर सर आप सुन पा रहे हैं क्या? हाँ सर। अधीर सर प्रियांशु को माइक बंद करने बोलिए। हाँ हाँ।
इट्स ओके बच्चों, चलिए। हाँ, काफी टाइम मिल गया होगा आप लोगों को, तो ए आंसर किसी ने दिया? किसने ए आंसर दिया था? सर दामिनी। दामिनी, वेरी गुड बेटा। What volume of oxygen is required to completely burn 200 ml of acetylene? Okay. तो आपने इस क्वेश्चन को बनाया तो किस तरह आगे बढ़े? तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखा था। एसिटिलीन का क्या फॉर्मूला होता है? C2H2। ठीक है ना? अब वो रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आप सभी को मालूम है कि वाटर लिक्विड होती है, बाकी सब गैस है। एसिटिलीन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर लिक्विड है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करोगे। बैलेंस किए तो क्या आया? यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 5 आई, यहाँ 4 और यहाँ। ओके, साफ आपको ये नजर आ रहा है कि इसका 2 वॉल्यूम चाहिए, तो इसका 5 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है और इसका 4 वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। वाटर तो मेरे कंसिडरेशन में नहीं रहेगा, तो ये 0 रहेगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड पड़ेगा? ओके, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड पड़ेगा कंप्लीटली 200 ml ऑफ एसिटिलीन को बर्न करने के लिए? ओके, और फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो देखो यहां से क्या बोल रहा है, 5 वॉल्यूम के लिए कितना वॉल्यूम जरूरत है? 2 वॉल्यूम। वॉल्यूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एनी प्रॉब्लम? नहीं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगा टू कंप्लीटली बर्न 200 ml? तो 5 वॉल्यूम के लिए रिक्वायर्ड है 2 वॉल्यूम। 1 वॉल्यूम के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा? 2/5 वॉल्यूम। और कितना पूछा है? 200 ml। ओके, नहीं बेटा, यहाँ पे एसिटिलीन के लिए पूछा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 200 ml ऑफ एसिटिलीन। तो ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। ओके, समझ रहे हो बात को? 2 वॉल्यूम के लिए जरूरत है 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन। ओके, 1 वॉल्यूम के लिए कितना जरूरत होगा? 5/2 वॉल्यूम ऑक्सीजन। और 200 ml के लिए कितना जरूरत होगा? 5/2 इंटू 200। तो इसको आप सॉल्व करते हो तो आ जाता है आपका कितना? 500 ml। तो 500 ml आपकी जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन। वेरी सिंपल। अब पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? सिंपल सी बात है ना बेटा, देखो 2 के लिए 4 है, तो मुझे एक बात बताओ, ये 200 ml होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना ml जरूरत पड़ेगा? 400। वेरी सिंपल। 400। चलिए, सिंपल सा यूनिटरी मेथड। चलो, इस क्वेश्चन को कौन बनाएगा? ओके, इस क्वेश्चन को कौन बनाएगा? मैं ऑप्शंस दे रहा हूं, और पहले जितनी डिस्टरबेंस तो नहीं है, तो आप आराम से बना सकते हो। जल्दी आंसर चाहिए मुझे। 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन को मिक्स किया गया है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करवाई गई, एक दूसरे को मिक्स करवा के एक्सप्लोड करवा दिया। अब पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर का क्या कॉम्पोजिशन होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको कौन, क्या आंसर आया किसी का? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो देखते हैं, H2 plus Cl2 gives 2 molecules of HCl। ओके, अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 6 लीटर, क्लोरीन है 5.6 लीटर, तो HCl कितना बनेगा?
कॉम्बिनेशन तो 1:1 में हो रही है और ये बन रहा है 2। अब ध्यान देना है 1:1 है तो आप 6 लीटर के लिए 6 लीटर तो कहीं से ले आओगे नहीं ना, आपको दिया हुआ है 5.6 लीटर, तो ऑब्वियस सी बात है हाँ 5.6 लीटर के लिए इसका 5.6 लीटर अवेलेबल है। तो ये वाला इनिशियल यदि हम लोग मानते हैं तो फाइनल क्या होगा, इनिशियल में तो HCl 0 होगा, ठीक है ना। फाइनल में ये 5.6 लीटर पूरी तरह से यूज हो जाएगी, माइनस 5.6 लीटर 0 हो जाएगी, ये वाली 6 लीटर माइनस 5.6 लीटर, ये कितना बच जाएगा 0.4 लीटर। ओके, ये कितना बनेगा दुगना, दुगना किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ये ध्यान देना, ये 5.6 लीटर कंज्यूम हो रहा है इसके हिसाब से, तो ये बनेगा दुगना कितना 11.2 लीटर। गॉट इट? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं? बहुत बच्चे इसका आंसर 11.2 लीटर मार देंगे, बट मुझे एक बात बताओ, क्या 11.2 लीटर इसका सही आंसर होगा? नहीं, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा गया कि रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर का, तो ये क्वेश्चन में एक ट्रिक भी छिपा हुआ है कि रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर पूछा है, तो भैया ये प्रोडक्ट तो है ही, साथ में ये बच गया है तो उस मिक्सचर में तो ये भी था ना, तो आंसर आपका 11.2 प्लस 0.4 11.6। ओके, अब एक चीज दिमाग में रखना है कि जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जा रहा है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। उसको क्या बोलते हैं, दिमाग में रखिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे क्लोरीन लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि क्लोरीन पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है और हाइड्रोजन कुछ बच जा रहा है। ओके, और हमेशा एग्जाम में ये ध्यान दीजिएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसी के हिसाब से रेशियो आप डिटरमाइन करना, इससे मत ले लेना। आप यदि 6 लोगे तो आपको लगेगा ये 12 लीटर बचना है, नहीं, बट ये 6 तो पूरा यूज नहीं ना हुआ है, समझ गए? तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता है कितना प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस और बहुत डिटेल्स में हमें इसे पढ़ना है, तो हम लोग पढ़ेंगे लेटर। चलिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हु विल सॉल्व इट फर्स्ट। जो बच्चा फर्स्ट बैच में आता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आंसर मत दो, क्योंकि आपको मालूम है और ये सब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन है जिनको सीखना जरूरी है। सर लास्ट क्वेश्चन एक बार और समझा सकते क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं, बताओ क्या नहीं समझ आया इसमें, बताना, तो मैं फिर से इसको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl बना, ठीक है। हाइड्रोजन लिया गया था 6 लीटर, क्लोरीन लिया गया था 5.6 लीटर। आपसे पूछा गया कि रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर कितना होगा, मतलब लास्ट में कितना बचा टोटल बनने के बाद या पहले भी जो था सब मिला। तो मुझे एक बात बताना, ये रिएक्शन तो 1:1 के रेशियो में हो रही है, तो 5.6 लीटर के लिए इसका 5.6 लीटर है ना, पर मुझे बताना इसको आप पकड़ोगे 6 लीटर तो क्या 1 रेशियो इसका है, 6 के लिए 6 है? बिल्कुल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 5.6 लीटर पूरी तरह से यूज होगा और लास्ट में 5.6 माइनस 5.6 हो जाएगा 0, पूरी तरह से यूज हुआ। अब ये 5.6 के हिसाब से 1:1 रेशियो, ये भी 5.6 लीटर यूज होगा, तो ये बन जाएगा 0.4 लीटर बच जाएगा। गॉट इट? अब देखिए ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो 5.6 लीटर यदि रिएक्टेंट यूज हुआ है तो उसके मुताबिक 5.6 into 2 मतलब 11.2 लीटर प्रोडक्ट बनेगा। आंसर पूछा है कि टोटल कितना मिक्सचर बचा 11.2 और 0.4 11.6। समझ आ गई? तो दिक्कत? यस सर, नो सर। ओके, ये क्वेश्चन को कौन बनाएगा? चलिए सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। किसने बताया? सर अविनाश। अविनाश, आप फर्स्ट बैच में नहीं ना आते हो? नो सर। अविनाश, सर ऑप्शन ए। नो सर।
चलिए ठीक है, वेरी गुड। नहीं तो क्योंकि फर्स्ट बैच के बच्चों को मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, आपको बनाना है और आंसर देना। प्रोपेन का फॉर्मूला राइट है, कोई दिक्कत नहीं। C3H8 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की, क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अविनाश इसका बैलेंसिंग बताना बेटा। अविनाश बैलेंसिंग। C3H8 plus 5O2 arrow 3CO2 plus 4H2O। वेरी गुड। तो यहाँ पे वाटर तो लिक्विड है, तो इसको कंसिडरेशन में लेना नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन किस रेशियो में हो रहा है? 1:5:3, और इसको तो 0 ले लेना क्योंकि ये लिक्विड है। क्या पूछा गया आपको? प्रोपेन का कितना वॉल्यूम जरूरत पड़ेगा फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो देखो ध्यान से, 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए 1 वॉल्यूम C3H8 लगती है, ठीक है ना? 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन के लिए 1/5 वॉल्यूम C3H8 लगेगी। और कितना दिया हुआ ऑक्सीजन? 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब के लिए ऑब्वियस सी बात है 1/5 into 100, दैट इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना? वेरी सिंपल। आते हैं नेक्स्ट, एवोगैड्रो लॉ। ओके, इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ। यूं तो सिंपल लगता है ये लॉ, बट आप लोग जब डिटेल्स में इसके जाओगे तो ये लॉ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ओके, 1811 में एवोगैड्रो ने ये लॉ दिया। ये लॉ बोलता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules। ध्यान दीजिएगा, ये नियम क्या बोल रहा है। इसका स्टेटमेंट तो मैंने लिख दिया है, बट चलो इसको पहले हम लोग समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल। मान लो आपके पास 4 कंटेनर है। ओके, आपके पास 4 कंटेनर। ओके, और ये सारे कंटेनर के वॉल्यूम सेम है। इसकी वॉल्यूम V है, इसकी भी वॉल्यूम V है, इसकी वॉल्यूम V है, इसकी वॉल्यूम V है, ठीक है ना? ये जो कंटेनर है ये टेम्परेचर T पे है, ये भी टेम्परेचर T पे है, ये भी टेम्परेचर T पे है, ये भी टेम्परेचर T पे है। इसके अंदर में जो गैस के कारण प्रेशर है वो P है, इसके अंदर में जो गैस के कारण प्रेशर है वो P है, इसके अंदर में गैस के कारण जो प्रेशर है P है, यहाँ भी प्रेशर P है। तो बोल रहा है कि यदि गैस के वॉल्यूम्स इक्वल होते हैं, ये नियम बोल रहा है कि यदि गैस के वॉल्यूम इक्वल होते हैं और टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सिमिलर रहता है, तो अब गैस कोई भी लो फर्क नहीं पड़ता है, सारे गैसेस में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ओके, जैसे इस कंटेनर के अंदर में मानो A गैस था, ये कंटेनर के अंदर में B गैस था, ये कंटेनर के अंदर में C गैस था, ये कंटेनर के अंदर में D गैस था। ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा गैस है, बट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A के जितने होंगे B के भी उतने, C के भी उतने, D के भी उतने। वेरी सिंपल लॉ। यदि गैस आप इक्वल वॉल्यूम के लिए हो और सब गैसेस की टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, तो सारे गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है। बहुत सिंपल। ही इज मिस्टर एविडियो एवोगैड्रो जिन्होंने ये नियम दिया था। ओके, एमेडियो एवोगैड्रो जिन्होंने ये नियम दिया।
ओके, ध्यान से देखिए, देख ही लो थोड़ा सा। ये हाइड्रोजन गैस इस बैलून में है, इसमें नाइट्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन गैस है। ओके, सारे बैलून्स सेम वॉल्यूम के हैं, टेम्परेचर भी सेम है और सारे बैलून के अंदर प्रेशर भी सेम है। तो मुझे बताओ, क्या हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम होंगे? ऑब्वियसली, है ना? यदि आपने वॉल्यूम सेम रखा है, टेम्परेचर सेम रखा है, प्रेशर सेम रखा है तीनों में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने हाइड्रोजन के उतने नाइट्रोजन के उतने ऑक्सीजन। वेरी सिंपल लॉ। चलो, इस लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन बच्चा इसका आंसर देगा? 4 गैस है ना? हाँ, कौन इसका आंसर देता है? सर